दिल्ली एक बहुत बड़े बदलाव के लिए तैयार हो रही है। एक ऐसा बदलाव जो ये तय करेगा कि आने वाले कल में हम और आप सफर कैसे करेंगे। सरकार एक नई और काफी बड़ी ईवी पॉलिसी लेकर आई है जो बहुत कुछ बदलने वाली है। तो चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। लेकिन सबसे पहले सवाल ये है कि आखिर इस बदलाव की जरूरत ही क्यों पड़ी। दिल्ली का जो खतरनाक PM 2.5 प्रदूषण है, उसकी सबसे बड़ी वजह हमारी गाड़ियां हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, 53% मतलब आधे से ज्यादा प्रदूषण गाड़ियों से ही आ रहा है। ये आंकड़ा वाकई में चौंकाने वाला है और ये पूरी पॉलिसी इसी एक समस्या से निपटने के लिए बनाई गई है। तो आज हम इस पूरी नीति को 6 हिस्सों में समझेंगे। हम दिल्ली के एयर इमरजेंसी से शुरू करेंगे, फिर पॉलिसी का ब्लूप्रिंट देखेंगे, जानेंगे कि आम लोगों के लिए नए नियम क्या हैं, सरकारी फायदों पर बात करेंगे, पूरे इकोसिस्टम को समझेंगे और आखिर में आने वाली चुनौतियों पर भी एक नजर डालेंगे। तो पहला भाग, दिल्ली की वायु आपातकाल। देखिए, ये पॉलिसी सिर्फ कोई नियम नहीं है, ये एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस यानी एक स्वास्थ्य आपातकाल का जवाब है। और इस संकट में टू व्हीलर्स का एक बहुत बड़ा रोल है। दिल्ली की सड़कों पर जितने भी वाहन हैं, उनमें से 70% टू व्हीलर्स हैं। अब ये सुविधाजनक तो हैं, लेकिन इनकी इतनी बड़ी संख्या इन्हें प्रदूषण का भी एक बहुत बड़ा जरिया बना देती है। और यही वजह है कि सरकार का सबसे ज्यादा ध्यान इन्हीं पर है। तो अब देखते हैं कि सरकार इस समस्या से निपटने के लिए आखिर कर क्या रही है। दूसरा भाग, दी इलेक्ट्रिक ब्लूप्रिंट, मतलब दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी 2.0। तो ये पॉलिसी है क्या? आसान भाषा में ये 2026 से 2030 तक के लिए एक पूरा फ्रेमवर्क है। इसमें नियम हैं, फायदे हैं और कुछ लक्ष्य हैं, जिनका एक ही मकसद है दिल्ली को तेजी से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ ले जाना और हवा को साफ करना। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शब्दों में कहें तो ये पॉलिसी राजधानी में एक स्वच्छ, सुलभ और टिकाऊ ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और सरकार इस योजना को लेकर कितनी गंभीर है, ये इस नंबर से पता चलता है। इस पॉलिसी के लिए लगभग 4000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। ये एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल कमिटमेंट है। अब उस हिस्से पर आते हैं जो सीधे सीधे हम सबको प्रभावित करेगा। तीसरा भाग, आपकी सवारी और नए नियम। और हाँ, यहाँ पर बहुत सारी गलतफहमियां हैं जिन्हें दूर करना बेहद जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में है, क्या पेट्रोल टू व्हीलर्स को बैन किया जा रहा है? इस बात को बहुत ध्यान से समझना जरूरी है। ये पॉलिसी आपके पास जो मौजूदा पेट्रोल बाइक या स्कूटर है, उसे चलाने या फिर से बेचने पर रोक नहीं है। अगर आपके पास पहले से कोई पेट्रोल गाड़ी है, तो आप उसे चला भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। ये पॉलिसी एक तय तारीख के बाद सिर्फ नए पेट्रोल टू व्हीलर्स के रजिस्ट्रेशन को रोकती है। मतलब उस तारीख के बाद आप नया पेट्रोल टू व्हीलर खरीदकर रजिस्टर नहीं करवा पाएंगे। ये एक रजिस्ट्रेशन पर रोक है, इस्तेमाल पर नहीं। और वो तारीखें क्या हैं, जरा इस पर नजर डालिए। जनवरी 2027 से दिल्ली में सिर्फ नए इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स का ही रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद अप्रैल 2028 से सिर्फ नए इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स का ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। सरकार सिर्फ नियम ही नहीं बना रही, बल्कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाने के लिए लोगों को बढ़ावा भी दे रही है। तो चलिए चौथे भाग पर चलते हैं, प्रोत्साहन यानी इलेक्ट्रिक पर जाने के फाइनेंशियल फायदे। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, सरकार उन लोगों को इनाम दे रही है जो जल्दी ईवी अपनाएंगे। अगर कोई पॉलिसी के पहले साल में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदता है तो उसे 30,000 रुपए तक का फायदा मिल सकता है। दूसरे साल में घटकर 20,000 हो जाएगा और तीसरे साल में सिर्फ 10,000 रह जाएगा। तो संदेश बिल्कुल साफ है, जितनी जल्दी आप स्विच करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। कार मालिकों के लिए भी एक बड़ा इंसेंटिव है। अगर कोई अपनी पुरानी ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली BS4 या उससे भी पुरानी कार को स्क्रैप करके एक नई इलेक्ट्रिक कार खरीदता है, तो उसे 1 लाख रुपए का स्क्रैपेज इंसेंटिव मिल सकता है। लेकिन याद रहे, ये फायदा सिर्फ पहले 1 लाख खरीदारों तक ही सीमित है। टैक्स में भी बड़ी छूट है। 30 लाख रुपए से कम की इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर कोई रोड टैक्स या रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी। लेकिन यह पॉलिसी लग्जरी कार खरीदने वालों को फायदा नहीं दे रही। 30 लाख से ऊपर की कारों पर कोई छूट नहीं है। वहीं हाइब्रिड कारों पर 50% की छूट दी गई है, जो दिखाता है कि सरकार पूरी तरह से जीरो एमिशन गाड़ियों पर ही ध्यान दे रही है। देखिए, ये पॉलिसी सिर्फ गाड़ियां खरीदने और बेचने के बारे में नहीं है, ये एक पूरा माहौल, एक पूरा इकोसिस्टम बनाने के बारे में है। तो चलिए 5वें भाग पर चलते हैं, ईवी इकोसिस्टम का निर्माण। क्योंकि एक सफल ईवी ट्रांजिशन के लिए गाड़ियों से कई ज्यादा चीजों की जरूरत होती है। सरकार चार्जिंग की चिंता को दूर करने के लिए पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस बढ़ाएगी।
बैटरी स्वैपिंग को बढ़ावा देगी, नई बिल्डिंग्स में चार्जिंग की सुविधा को ज़रूरी बनाएगी और पुरानी बैटरी को रिसाइकिल करने के लिए भी एक सिस्टम बनाएगी। जाहिर है इतना बड़ा बदलाव बिना चुनौतियों के तो नहीं आता। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, आगे की चुनौतियां। कई बड़ी बाधाएं हैं। क्या हमारे पास पर्याप्त चार्जिंग स्टेशंस होंगे? हम अभी भी बैटरी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं? क्या हमारा पावर ग्रिड इतना ज़्यादा लोड संभाल पाएगा? और लोगों के मन में जो रेंज की चिंता है कि कहीं गाड़ी बीच रास्ते में बंद ना हो जाए, उसे कैसे दूर किया जाएगा? ये सब असली चुनौतियां हैं जिनका सामना करना ही होगा। इन चुनौतियों के बावजूद ये कदम पर्यावरण के प्रति जवाबदेही की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि एनालिस्ट सुनील दहिया कहते हैं, सरकार ये पक्का कर रही है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर एक रहने लायक माहौल देने की अपनी जिम्मेदारी को समझे और उसे स्वीकार करे। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, जो दिल्ली आज कर रही है। क्या वो आने वाले कल में पूरे भारत के शहरों के लिए एक मॉडल बन सकता है? क्या यही भारतीय शहरों के भविष्य का ब्लूप्रिंट है? इस पर सोचना जरूरी है।